गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स बिल 2023। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सोर्सेज ने कहा है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स बिल 2023 को पार्लियामेंट में पास करवाने को, और ये विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में शायद पास हो सकता है। तो एज पर दी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंडिया के पास लगभग 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़ी हैं 80 एंशंट स्क्रिप्ट्स में। तो पहले तो हम देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन कॉम्पोजिशन है, चाहे वो पेपर पे लिखा हो, बार्क पे, क्लोथ पे, मेटल पे, पाम लीफ पे या किसी भी मटेरियल पे, और लेकिन वो कम से कम 75 साल पुराना होना चाहिए। कई तरह की लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्ट्स में हमारे इंडिया में ये मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं। और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जैसे कि एपिग्राफ्स, फरमान, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इनसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो है कोई ना कोई इनमें नॉलेज का कंटेंट ज़रूर होता है। ठीक है, तभी हम इनको मैन्युस्क्रिप्ट मानते हैं। अब नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर, जो 2003 में लॉन्च की गई थी, ताकि आइडेंटिफाई कर सके, डॉक्यूमेंट कर सके, कंजर्व कर सके और एक्सेसिबल बना सके मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया को। एक नेशनल लेवल कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, ताकि हम अपने पास्ट को फ्यूचर के लिए कंजर्व कर सकें। अब एज़ पर एन एम एम 75% जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में हैं, और 25% जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में हैं। और एन एम एम ने अभी तक 3.3 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स को ऑलरेडी जो है वो डिजिटाइज कर दिया है, और लगभग जो है 3.1 करोड़ जो है उसमें टोटल फोलियोज कंटेन करते हैं। अब हम देखते हैं नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स बिल 2023 कहता क्या है। अब ये ऑफ कोर्स वही बात कर रहा है कि डॉक्यूमेंट करना है हमको, कैटलॉग करना है हेरिटेज टैक्स को, एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बनाकर रखनी है। एक 10 मेंबर नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अथॉरिटी भी बनाने की बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के चेयरपर्सनशिप में, जो कि एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी होगी डिजिटाइजेशन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, एडिटिंग के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स की। और इनके पास पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट होगी, और ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे, और फेलोशिप और स्कॉलरशिप्स भी देंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्टडी करने के लिए। ये एक डिजिटल पोर्टल भी बनाएंगे जिस पे इंडेक्सिंग की जा सकेगी मैन्युस्क्रिप्ट्स की। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं MSCI इंडेक्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, उनको मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर एक प्लेस मिल गई है 1 सितंबर 2023 से। तो ये MSCI इंडेक्स है क्या? ये मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनले द्वारा ओन्ड है ये, और एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है बेसिकली, जो कि स्टॉक इंडेक्सेस, पोर्टफोलियो रिस्क, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स और गवर्नेंस टूल्स जो है वो देती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हेज फंड मैनेजर्स को। ठीक है। तो बेसिकली एक क्रिटिकल डिसीजन सपोर्ट टूल बन जाता है ये, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं। लगभग 1,60,000 इंडाइसिस इनके पोर्टफोलियो में हैं, और ये कई हर कंट्री के लिए अलग अलग भी अपने इंडेक्स निकालते हैं। जैसे MSCI इंडिया का इंडेक्स अपना अलग है। ठीक है। तो ये वैसे स्टॉक्स जो है वो चूज़ करती हैं इक्विटी इंडेक्स के लिए, जो कि इजीली ट्रेडेबल भी हैं और जिनकी हाई लिक्विडिटी भी है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं MSCI इंडेक्स क्या है, इंडिया इंडेक्स क्या है। तो ये इंडिया की जो है लार्ज और मिड कैप सेगमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसको हर क्वार्टर में जो है वो रिव्यू किया जाता है। अभी लास्ट टाइम जैसे ये न्यूज़ में था, जब आपको याद होगा कि अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स जो हैं उनको इन्होंने निकाल दिया था अपने इंडेक्स से। तो ऑफ कोर्स बाद में रिव्यू करके इन्होंने वापस भी डाल दिया था। तो ये टाइम टू टाइम जो है रिव्यू होते रहते हैं क्वार्टरली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नाफिस को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि उसने गोल्ड अवार्ड जीता है एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। DARPG जो है आपका डिपार्टमेंट, उसका ये अवार्ड जीता है। ठीक है। तो ये नाफिस है क्या? एक पैन इंडिया सर्चेबल डेटाबेस है क्राइम और क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स का, जो कि मैनेज किया जाता है NCRB द्वारा। और जो है सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो न्यू दिल्ली बेस्ड, वो वहाँ पर ये मैनेज किया जाता है। इसमें होता क्या है, फिंगरप्रिंट डेटा जो है सारे क्रिमिनल्स का सारी स्टेट्स और यूटीज से इकट्ठा किया जाता है,
और ऑफ कोर्स उनको डिजिटाइज रखा जाता है। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपलोड, ट्रेस और रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन हेल्प करता है रियल टाइम में। अब हर क्रिमिनल को 10 डिजिट का यूनिक कोड दे दिया जाता है जो कि लाइफ टाइम उस क्रिमिनल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। उसी की वजह से क्या होता है कि उस पर्सन को जो है मैटर ऑफ मिनट्स में हम कहीं भी ट्रेस कर सकते हैं उसके फिंगरप्रिंट से। कहीं पे भी उसके नाम पर वारंट निकला हो, क्या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वार्निंग हो, वो सब जो है वो इसी फिंगरप्रिंट जो है नेफिस की वजह से जो है वो ट्रैक हो सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। मुश्क बुज्जी राइस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो मुश्क बुज्जी राइस है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिल चुका है। तो मुश्क बुज्जी राइस जो है वो एक एरोमेटिक राइस है। कश्मीर वैली के हायर रीचेस में, खासकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के जो है एरियाज़ में ये देखने को मिलता है। और इसकी कंजम्पशन जो है वो अब जो है स्पेशल ओकेजन्स पे, मैरिजेस या फेस्टिवल्स में ही जो है वो लिमिटेड रह चुकी है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होते हैं? ये एक साइन है उन प्रोडक्ट्स पे यूज़ किया जाता है जिनके कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन है और उनमें कुछ क्वालिटीज़ और रेपुटेशन है कि ये उस जगह पर ही होते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, फूड स्टफ, वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उनको जनरली ये जीआई टैग मिलता है और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है इंडिया में। जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो गुड्स, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीजनियर्स डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जिसमें कि असाइलम सीकर्स को एक हाउसिंग बार्ज में रखा जा रहा था, वो उसके ऊपर जो है वो एक दिक्कत आ गई है कि लीजनेला बैक्टीरिया वहाँ पर उस बार्ज पर जो है वो मिला है। तो माइग्रेंट्स जो कि बीबी स्टॉकहोम बार्ज में रखे जा रहे थे उनको वहाँ से रिमूव किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो लीजनियस डिसीज़ कॉज करता है वो वहाँ पर उस ऑनबोर्ड वाटर सिस्टम में मिला है। तो अगर हम देखें लीजनियस डिसीज़ के बारे में, तो एक सिवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया है जिसमें लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। और ये होता किसकी वजह से है? एक बैक्टीरिया लीजनेला की वजह से। जनरली ये बैक्टीरिया लेक्स और पॉन्ड्स में मिलता है और ये टैंक्स और अदर वाटर सिस्टम्स में भी बन जाता है। इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कंटेमिनेटेड एरोसोल्स की वजह से हो जाती है और जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से आ रहा है, ठीक है। करंटली इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट जो है आपकी बिना वैक्सीन के ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेलानिन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर जो हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ आइडेंटिफाई किए हैं 135 न्यू मेलानिन जीन्स जो कि पिगमेंटेशन से एसोसिएटेड हैं। तो मेलानिन क्या होता है? मेलानिन बेसिकली एक सब्सटेंस है आपकी बॉडी में जो कि हेयर, आई, स्किन पिगमेंटेशन ये सब प्रोड्यूस करता है और ह्यूमन और एनिमल स्किन में अलग अलग लेवल पे ये प्रेजेंट होता है और ये आपके आई, हेयर और स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके यूवी रेज को भी एब्जॉर्ब करता है और आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से। और ये आपके मेलानोसोम्स, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके द्वारा ये मेलानिन प्रोड्यूस किया जाता है। तो मेलानिन आपके जो आपके हर बॉडी में मेलानोसाइट्स जो हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन कितना वो मेलानिन बनाएंगे वो डिफ़र कर सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा मेलानिन बन रहा है तो उसलिए डार्कर स्किन होगी, आई होंगे, हेयर होंगे। और अगर किसी की लिटिल मेलानिन कम बन रहा है मेलानिन, तो ऑफ कोर्स उनकी स्किन जो है वो लाइट होगी। अब कई तरह के होते हैं मेलानिन भी। यूमेलानिन, यूमेलानिन क्या होता है? जिससे कि डार्क कलर हो जाता है स्किन का, आइज़ का और हेयर का। ब्लैक एंड ब्राउन जो है 2 तरह का होता है ये। जनरली क्योंकि ये जो है डार्कर स्किन कलर देता है इसलिए ये ज़्यादा प्रोटेक्शन दे पाता है मेलानिन जो है यूवी रेडिएशन से। अब फियोमेलानिन क्या होता है? ये लाइटर कलर से होता है, लाइटर कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे रेड और येलो। ये लेस इफेक्टिव होता है यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। एक होता है न्यूरोमेलानिन। न्यूरोमेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके न्यूरॉन्स का कलर कैसा होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें कहा गया है कि पेशेंट्स जिनमें लेवल ऑफ विटामिन के कम है उनकी बॉडी में जो है वो रिड्यूस लंग फंक्शन देखा जा रहा है और वो अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ क्या होती है?
एक कॉमन लंग डिसीज़ है जिसमें कि एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। दो मेन फॉर्म्स ऑफ सीओपीडी पाई गई हैं। एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें कि लॉन्ग टर्म कफ होगा म्यूकस के साथ। एक होता है एफिसेमा जिसमें कि डैमेज जो है वो लंग्स को ओवर टाइम होता रहता है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ इसके होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेटिंग गैसेज़ या फिर पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि सिगरेट स्मोक से। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, क्रॉनिक कफ होगी और टायर्ड फीलिंग रहेगी। अब जो लोग सीओपीडी से जो है वो जिनको होता है वो हार्ट डिसीज़ डेवलप कर लेते हैं ओवर टाइम और लंग कैंसर भी हो सकता है उनको और अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं। सीओपीडी जो है वो क्योरेबल नहीं होता लेकिन उसको बेटर किया जा सकता है स्मोकिंग को रोक के, एयर पोल्यूशन को अवॉइड करके, वैक्सीन्स लेके और इसको कई मेडिसिन के साथ ऑक्सीजन या पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के साथ ट्रीट भी किया जा सकता है। अब विटामिन के क्या है? विटामिन ए जो है के है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि दो फॉर्म्स में आता है। जो मेन टाइप है जो होता है फेलोक्विनिन वो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है और जो होता है मेनाक्विनॉन्स वो आपके कई एनिमल फूड्स और फर्मेंटेड फूड्स में होता है। विटामिन के जो है हेल्प करता है कई तरह के प्रोटीन्स बनाने में बॉडी में जो कि ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और बोन्स को भी बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन के थ्रू आउट द बॉडी जो है आपको देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग लिवर, ब्रेन, हार्ट, पैंक्रियाज और बोन में। और क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्रोक डाउन हो जाता है इसलिए अगर इसकी इवन हाई लेवल भी आप इनटेक कर लोगे तो भी बहुत ही रेयर चांस है कि ये टॉक्सिक लेवल्स में बॉडी में जो है वो पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लाइफोसेट। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स ने रिसेंटली वार्न किया है कि पेस्टिसाइड सेलर्स जो ग्लाइफोसेट यूज़ कर रहे हैं वो उसका कम यूज़ करें क्योंकि उससे कैंसर हो सकता है। तो ग्लाइफोसेट क्या है? एक वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड है जो कि कई वीड्स और ग्रासेस को जो है किल करता है। इसको जनरली एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है और इसका हर्बिसिडल एक्शन कैसे होता है? ई पी एस पी एक सिंथेस एक एंजाइम होता है उसके जो है एक्शन को ये रोक देता है जो कि बेसिकली एंजाइम इम्पॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये उसके जो है इस एंजाइम की जो है वो एबिलिटी को एक तरह से या उसको इनहिबिट कर देता है तो प्लांट जो है वो प्रोटीन्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाते और धीरे धीरे जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब कई तरह का के हर्बिसाइड्स होते हैं ग्लाइफोसेट में। अब इसमें क्या होता है कि अ, जो ग्रासेस हैं, ब्रॉड लीफ प्लांट्स हैं, वुडी प्लांट्स हैं, इनको जो है कंट्रोल करने में ज़्यादा जो है वो कारगर है एज़ कम्पेयर टू जो प्लांट्स जो वाटर के अंदर हैं। ठीक है, और सिस्टमिक नेचर होता है इसका मतलब प्लांट के जो लीव्स हैं उनके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये पूरे प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम में फिर ये ट्रांसलोकेट होता रहता है। उससे क्या होता है कि ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंच जाता है इंक्लूडिंग रूट्स जिससे कि धीरे धीरे ये इवन सॉइल में भी पहुंच जाता है। ठीक है, सॉइल में ये डिग्रेड नहीं हो पाता है और ये वाटर में जो है भी पहुंच जाता है, वाटर साइकिल में पहुंच जाता है और ये सॉइल पार्टिकल्स में टाइटली जो है बाइंड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये आपके फूड साइकिल में भी आ जाता है, फूड प्रोडक्ट्स में भी आ जाता है क्योंकि ये डिग्रेड तो होता नहीं है क्विकली प्लांट्स में। और ये ग्लाइफोसेट जब फूड प्रोडक्ट्स में भी आ जाएगा, फूड साइकिल में भी आ जाएगा तो ये कार्सिनोजेनिक बन जाता है और इससे जो है ह्यूमंस में कैंसर होने का खतरा बन जाता है। ठीक है, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is National Manuscripts Bill 2023. This topic is important for your art and culture section. So as per the sources of Ministry of Culture, government is planning to introduce the National Manuscripts Bill 2023 perhaps in the winter session of parliament. And as per the National Mission for Manuscripts, India possesses an estimated 10 million manuscripts in 80 ancient scripts. So what is a manuscript first? We have to understand that. So a manuscript is basically a handwritten composition on paper, bark, cloth, metal, palm leaf, or any other material which dates back to at least 75 years. So, manuscripts basically are found in hundreds of different languages and scripts, and they are distinct from historical records like epigraphs on rocks, farmans, revenue records, etc. And manuscripts have specific knowledge content. Okay, so what is the National Mission for Manuscripts? Basically, it's an autonomous body under the Ministry of Culture
which was launched in 2003 to identify, document, conserve, and make the manuscripts heritage of India accessible. So it is a national level comprehensive initiative which is meant to conserve the past for the future. So as per the NMM, there is uh, 75% of existence of manuscripts in India which are of Sanskrit origin, and there are 25% of manuscripts which are of regional language. So NMM has already digitized 3.3 lakh manuscripts which contain about 3.1 crore folios. So what is the National Manuscripts Bill then? So this is basically aimed at documenting and cataloging the heritage texts wherever they may be in India or abroad, and to maintain accurate and up-to-date information about them. So the bill also envisages setting up a 10-member National Manuscripts Authority, which will be having Union Minister of Culture as the chairperson. This will be an apex policy-making body with regards to digitization, conservation, preservation, and editing, and this would have powers of a civil court. It can collaborate with universities and also other educational institutions or agencies to also provide fellowships and scholarships for the study of manuscripts. It will also prepare a dedicated digital portal for indexing, cataloging, uploading, and downloading copies of manuscripts. Okay, so the next topic is MSCI index. This topic is important for your uh, economy section. Rural Electrification Corporation Limited, under the Ministry of Power, has recently secured a place at the Morgan Stanley Capital International Global Standard Index. So the MSCI index is owned by the Morgan Stanley firm, which is an investment management firm, and it provides stock indexes, portfolio risk, and performance analytics, which is basically critical decision support tools for any investor community. So it has over 1,60,000 indices in its portfolios, and they have indexes for countries and regions specifically. So they generally select stocks for its equity index, which are easily tradable and they have high liquidity. So what is MSCI index? India index. It is designed to measure the performance of large and mid cap segments of the Indian market, and this index is reviewed quarterly. So the next topic is National Automated Fingerprint Identification System, NAFIS. This topic is important for your governance section. Union Home Minister has recently congratulated the team of NAFIS of NCRB for winning the Gold Award under the Excellence in Government Process Reengineering for Digital Transformation. So NAFIS is a pan-India searchable database of crime and criminal-related fingerprints, which are managed by the NCRB, and the main objective of this is to collect fingerprint data of all criminals from all the states and union territories. So it enables law enforcement agencies to upload, trace, and retrieve information from database 24/7 in real time basis. So the what is the working process of NAFIS? So basically it enables law enforcement agencies to upload, trace, and retrieve data from their database. It attaches a 10 digit unique code to each criminal, which will be used for lifetime for that particular criminal. Okay, so it is because of this NAFIS unique code, it is possible to locate a person of interest in a matter of minutes and connect that individual's name to any active warrants. Okay, so the next topic is Mushk Budji rice. This topic is important for your economy section. Recently, Mushk Budji rice has received the geographical indication tag. It is basically a short form of aromatic. It is a short, bold aromatic rice which is grown in higher reaches of Kashmir Valley, and it is generally grown in areas of Anantnag district, and its consumption has been limited now to only special occasions, marriages, and festivals. So, what is then a geographical indication tag? So, basically, it's a sign which is used on products which have a specific geographical origin and they possess qualities or a reputation which are due to that particular origin. And these are typically used for agricultural products, foodstuffs, wine, and spirit drinks. And this GI tag is valid for 10 years. So the next topic is Legionnaire's disease. This topic is important for your social issues. British government's initiative to put asylum seekers on a housing barge has suffered as Legionella bacteria was found on that barge. So migrants were removed from the BB Stockholm barge because traces of this bacteria were found. So what is Legionnaire's disease? It is a severe form of pneumonia
which causes basically the lung inflammation due to infection, and it is caused by a bacterium known as Legionella. So this bacterium is found in lakes and ponds, but it can also develop in tanks and other water systems. So the most common form of transmission of Legionella is in inhalation of contaminated aerosols from contaminated water. There is no vaccine currently available for this disease, so that's why, but treatment is done. Okay. So the next topic is melanin. This topic is important for your science and tech section. So an Indian origin researcher along with his team has recently identified 135 new melanin genes which are associated with pigmentation. So what is melanin? It is basically a substance in your body which produces hair, eye and skin pigmentation, and it is present in human and skin element to animal skin to varying degrees, and it is responsible for your unique eye, hair and skin color. It also absorbs harmful UV rays and protects the cells from sun damage. It is produced within special structures called melanosomes, and the amount of melanin that is produced is different in humans, and it can give rise to human different variation in human skin color. So people who are having more melanin will generally have darker skin, eyes and hair as compared to those people who have little melanin. So there are different types of melanin also. There is like eumelanin. Eumelanin is responsible for dark colors in skin, eyes, and hair, and it is because it gives darker skin. That's why it gives more protection against UV radiation by absorbing and dispersing it. So as compared to pheomelanin, which is responsible for lighter colors, so that's why it is less effective at protecting against UV radiation. What is neuromelanin? Neuromelanin is responsible for the color of your neurons. Okay. So the next topic is chronic obstructive pulmonary disease. This topic is important for your science and tech section. So according to a recent study published, patients with low levels of vitamin K in their blood are more likely to have reduced lung function, and they suffer from asthma and chronic obstructive pulmonary disease. So COPD is a common lung disease which causes restricted airflow and breathing problems. There are two main forms of COPD, uh, chronic bronchitis and emphysema. Okay, so it is caused by long term exposure to irritating gases or particulate matter, especially from cigarette smoke. So the most common symptoms of COPD are difficulty in breathing, chronic cough, and even a feeling of tiredness. People with COPD are at an increased risk of developing heart disease, lung cancer, or a variety of other conditions. COPD is not curable, but it can get better by not smoking, avoiding air pollution, and getting vaccines. So, it can also be treated with medicines, oxygen, and pulmonary rehabilitation. So, what is vitamin K? Basically, it's a fat soluble vitamin which comes in two forms: phyloquinine, which is found in green leafy vegetables. Then there is another type called menaquinins, which is found in animal foods and fermented foods. And it helps, basically, vitamin K helps to make various proteins which are needed for blood clotting and also for building the bones. And it is found uh, in the body throughout, including in the liver, brain, heart, pancreas, and bone. Even if you consume higher levels of vitamin K, there is very rare chance that it would reach toxic levels in the body because it gets broken down very quickly and gets excreted through urine or stool. Okay. So the next topic is glyphosate. This topic is important for your science and tech section. Experts have recently warned the pesticide sellers against the sale and storage of glyphosate, which is uh, because of its ability to cause cancer. So, what is glyphosate? Glyphosate is a widely used herbicide which can kill certain weeds and grasses. It is used primarily in agriculture, but also in forestry and lawn and garden care. So, glyphosate inhibits an enzyme called EPSP, which basically is essential for the synthesis of certain amino acids which plants needs for growth. Because it interferes with plants' ability to produce these proteins, it leads to eventual death of the plants. So, glyphosate is considered a broad spectrum herbicide, which means that it can effectively control a wide variety of plants, but it is less effective on plants which are grown beneath the water. Okay, so glyphosate is a systemic herbicide
which is absorbed by plants' leaves, and it is then translocated throughout the plant's vascular system. It also reaches the soil because of that, but it does not get degraded easily in soil and water. So it gets transferred to the food cycle also. And because glyphosate residues can also occur in food products, they get transferred to the human food chain. And because it contains carcinogenic properties, that's why timely warnings have been issued against its use as a herbicide. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.